जैसे हम जानते हैं कि मदारी के बंदर होते हैं और वे बंदर मदारी के इशारे पर नाचने के लिए हमेशा ही विवश होते हैं। हकीकत आज यही है कि दुनिया भले ही दो धड़ों में बंट चुकी है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, दुनिया के कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो दुनिया के कुछ देश हमास के, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि वर्षों पहले सैमुअल हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थात सभ्यताओं का संघर्ष। उस सभ्यताओं के संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक और अरब जगत, उनकी अपनी एक सभ्यता और संस्कृति है, उनके अपने जीवन मूल्य हैं, और दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति, जिनके अपने जीवन मूल्य हैं। उन दोनों के बीच में इजराइल का बहाना बना करके एक प्रकार से संघर्ष सा छिड़ चुका है। लेकिन हकीकत इससे भी कहीं परे है। वो हकीकत है वार इकोनॉमी या युद्ध की अर्थव्यवस्था का। जब कभी भी युद्ध छिड़ता है तो चाहे वह दो देशों के बीच का युद्ध हो या महायुद्ध हो, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ शामिल होते हैं, तो वह युद्ध तमाम लोगों के लिए विनाश का पैगाम लेकर के आता है। तो इसी तरह से तमाम देशों के लिए वह एक सुअवसर के रूप में भी होता है। उदाहरण के तौर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस द्वितीय विश्व युद्ध का जो जंग मैदान था वह मूल रूप से यूरोप था, और इस युद्ध में अमेरिका सीधे सीधे बहुत बाद में शामिल हुआ। इसलिए उस युद्ध से अमेरिका को बहुत अधिक क्षति नहीं उठानी पड़ी, उल्टे अमेरिका को बहुत अधिक लाभ हुआ। और एक युद्ध की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक खास प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में अवधारणा ही विकसित हो गई। दुनिया के वे देश जो युद्ध को एक यथार्थ मानते हैं और उनका ये मानना होता है कि सतत युद्ध के माध्यम से ही हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं और अपनी एकता और अखंडता को सुनिश्चित रख सकते हैं, वे साम्राज्यवाद की भावना से परिपूर्ण देश युद्ध की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का जब शासन स्थापित हुआ, उसके बाद से वहाँ पर उसी युद्ध की अर्थव्यवस्था को उसके द्वारा अपनाया गया और शस्त्रीकरण की होड़ सी मच गई। वही स्थिति इजराइल के द्वारा इजराइल की स्थापना के बाद से अपनाया गया, और दोनों जगह कारण एक ही था। कारण ये था कि वहाँ पर जर्मनी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ था, अपने उस पराजय का बदला लेना चाहता था, वर्साय की अपमानजनक संधि से मुक्ति चाहता था, और भविष्य में फिर से उसे इस तरह के किसी संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए अपने को निरापद निश्चिंत करना चाहता था। जब इजराइल की सन 1948 में स्थापना हुई तो इजराइल चारों ओर से अरब देशों से घिरा हुआ था, और वे सभी इस्लामिक देश थे जिनका कि धार्मिक आधार पर भी यहूदी इजराइल के साथ सीधे सीधे मतभेद था। ऐसे में 32 दांत के बीच में जीभ वाली स्थिति इजराइल की थी। इसलिए इजराइल के लिए यह आवश्यक था कि इजराइल अपने लिए युद्ध की अर्थव्यवस्था
का अनुसरण करे, और उसने यही किया। आज भी पूरे दुनिया में सेना के ऊपर सर्वाधिक खर्च करने वाला जो देश है वह इजराइल है। इजराइल अपने संपूर्ण व्यय का 12% से भी अधिक सेना के ऊपर व्यय करता है। भारत जैसा देश भी अपनी, जहाँ की सेना बहुत विशाल सेना है, अपने कुल व्यय का लगभग 8.5% के आसपास सेना पर व्यय करता है, जबकि इजराइल 12.5% सेना पर व्यय करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सैनिक साजो सामान और ऐसे उपकरणों के उत्पादन पर बहुत अधिक बल दिया, और उसने यूरोपीय देशों को बड़े पैमाने पर इसका निर्यात किया, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों को। और आगे चलकर के अमेरिका हथियारों के सौदागर के रूप में पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, और उसकी बदौलत न केवल पूरी दुनिया में अमेरिका की बादशाहत कायम हुई, इसके साथ साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक मजबूत हो गई। यही काम उस दौर में रूस के द्वारा किया गया, और आज भी यही कार्य हो रहा है। यदि हम यूक्रेन और रूस के बीच के संघर्ष को देखें तो यहाँ पर पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन को अपने हथियारों की पूरी सप्लाई कर रहे हैं, और यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं अपनी सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक हथियारों की खरीद कर रहे हैं, और उसको देख करके दुनिया के अन्य देश भी अपना शस्त्रीकरण पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से युद्ध की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। इसी युद्ध की अर्थव्यवस्था के तहत जो 7 अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच ये जो लड़ाई शुरू हुई है, एक कड़ी के रूप में देखी जानी चाहिए। वास्तव में इस प्रकार के संघर्ष ऊपर से देखने में लगते हैं कि हुए हैं, और उसका कुछ कारण जो ऊपरी दिखाई पड़ता है उसी को सब लोग सच मानते हैं, लेकिन यदि उसकी गहराई में जाकर के देखा जाए तो उसका कारण कुछ और होता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि 1948 से इजराइल लगातार संघर्षरत है, और उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये लड़ाई हो रही है। इजराइल अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी ओर हमास भी अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन यदि इसके हकीकत को हम समझें तो वो एकदम अलग है। वास्तव में इजराइल और हमास दोनों की स्थिति मदारी के बंदर की तरह से है। वो कैसे कि अभी पूरे इस मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के अंतर्गत स्थिति लग रहा था कि सामान्य हो जाएगी, और जो सारे अरब जगत के द्वारा इजराइल को अछूत माना जाता रहा 1948 से ही, इजराइल की वह स्थिति अछूत वाली भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों के बीच में एक समझौता होने वाला था। यदि सऊदी अरब के द्वारा इजराइल को इस समझौते के तहत मान्यता प्रदान कर दी जाती, अर्थात इजराइल को स्वीकार्यता प्रदान कर दी जाती, तो स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब के द्वारा जब मान्यता इजराइल को मिल जाती तो अन्य देश चाह करके भी इजराइल की उपेक्षा नहीं कर सकते थे या उसको अलग थलग नहीं रख सकते थे। अब ऊपर तो ये बातें चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर खेल कुछ और चल रहा था, क्योंकि ये जगह शांत नहीं होने देना चाहिए, ऐसा
मानना है कुछ मध्य पूर्व के देशों का भी, जैसे ईरान का, और इसी तरह से मध्य पूर्व के बाहर के देशों का भी, चाहे वह सोवियत संघ हो, आज का रूस हो, या चाहे अमेरिका हो। इसीलिए तीतर बटेर की तरह से इनको लड़ाने में ही इनकी रुचि है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है ताकि वो इजराइल के साथ उलझे रहें, इस क्षेत्र में तनाव बना रहे और युद्धक वातावरण बना रहे। और ईरान के जो मित्र के रूप में जो देश हैं, जैसे कि रूस, उसकी पूंछ बनी रहे, उसके अस्त्र शस्त्र हथियारों की बिक्री होती रहे। खुद ईरान भी अपनी सामरिक शक्ति के प्रयोगशाला के रूप में गाजा पट्टी को देख रहा है और हमास और हिजबुल्लाह को अपने हथियारों की सप्लाई करके उनकी मारक क्षमता इत्यादि का परीक्षण कर रहा है, ताकि भविष्य में उसे ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ उसका आज नहीं तो कल संघर्ष होगा, तो उसकी एक तरह से वो पूर्व तैयारी कर रहा है और अपनी युद्ध की अर्थव्यवस्था के तहत ही वो चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका है। मध्य पूर्व सामरिक दृष्टि से अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये एशिया और यूरोप को जोड़ने के मार्ग के रूप में है, स्वेज कैनाल यहाँ से गुजरता है, भूमध्य सागर, लाल सागर जुड़ते हैं, पूरे यूरोप का एशिया के साथ व्यापार करने के लिए व्यस्ततम मार्ग यहाँ से होकर के निकलता है। इसके साथ ही साथ संपूर्ण दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार पेट्रोलियम का ये क्षेत्र है, मध्य पूर्व का क्षेत्र। अमेरिका जैसा देश इसलिए इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना प्रभाव हमेशा ही बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह इजराइल को हमेशा ही मोहरे के रूप में इस्तेमाल करता है, इजराइल को अपने बंदर की तरह से इस्तेमाल करता है। इस क्षेत्र में अशांति बनी रहे, अमेरिका को इस अशांति के बहाने हस्तक्षेप करने का मौका मिलता रहे। कई बार अमेरिका यह हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से करता है, जैसा कि उसने इराक में किया और इराक को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया, ये कह करके कि वहाँ पर सद्दाम हुसैन के द्वारा रासायनिक हथियार बनाए गए हैं। अब वह ईरान की ओर दृष्टि लगाए हुए है और आरोप लगा रहा है कि उसके पास परमाणु, ईरान चुपके चुपके परमाणु बम बना रहा है, परमाणु शक्ति हासिल कर रहा है और उसको ऐसा करने से वह रोकना चाहता है और इसके लिए हस्तक्षेप करने हेतु इजराइल को मोहरे के रूप में बना रहा है और चाह रहा है कि ये जो युद्ध इजराइल और हमास के बीच में है, किसी न किसी रूप में ये युद्ध बड़ा रूप धारण करे और जिसमें, जैसा कि ईरान बार बार कह भी रहा है, ईरान भी आग में घी डालने का काम कर रहा है और यदि इस युद्ध में ईरान भी शामिल हो जाता है तो अमेरिका को हस्तक्षेप करने का और भी प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि कारण प्राप्त हो जाएगा। अमेरिका ने अपने युद्धक पोतों को इस क्षेत्र में पहले ही से उतार रखा है और अभी पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने युद्धपोत पहले से किंजल मिसाइलों से लैस करके उस क्षेत्र में तैनात करने का निर्णय ले लिया है। अब ये युद्ध की अर्थव्यवस्था है और दुनिया के दो सबसे बड़े हथियारों के सौदागर रूस और अमेरिका इससे सबसे अधिक
लाभान्वित होंगे। और मध्य पूर्व के क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो ईरान इससे लाभान्वित होगा। ईरान की क्षेत्रीय ताकत में वृद्धि होगी। इराक के पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाने के बाद जो शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उस शक्ति शून्यता की स्थिति को मध्य पूर्व में भरने के लिए ईरान लंबे समय से उत्सुक है। उस स्थिति को ये हासिल करना चाहता है। ये सबका मिला करके इजराइल और हमास के बीच का ये युद्ध है। सोचने वाली बात है कि जब सब कुछ शांत तरीके से चल रहा था तो अचानक हमास ने इसी समय हमला क्यों किया? इजराइल तो अब आक्रामक नहीं था। इजराइल तो अब वार्ता की मेज पर सऊदी अरबिया के साथ भी समझौता करने वाला था। तो शांति न होने पाए, इसके लिए जानबूझ करके ये करवाया गया। और इजराइल के सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इजराइल के सामने तो डू और डाई, करो या मरो की स्थिति है। इसलिए उसे प्रतिरोध करना ही करना है। अब इस युद्ध की अर्थव्यवस्था में इजराइल को बहुत अधिक खामियाजा उठाना पड़ेगा। इजराइल के कुल जीडीपी का लगभग 1.5% इस युद्ध पर खर्च करना पड़ेगा, यदि ये युद्ध 1-2 सप्ताह और चलता है तो। और यदि ये युद्ध और आगे बढ़ता है तो ये खर्च और भी अधिक बढ़ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध पर इजराइल को $6.8 बिलियन, यदि भारतीय रुपए में कहें तो 566 अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो इजराइल की अर्थव्यवस्था को बहुत ही चोट पहुंचाने वाला होगा। महज 90 लाख का एक देश है इजराइल। हालांकि इजराइल की जो जीडीपी है, उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से वो काफी अधिक है। उसकी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय भी लगभग $52,000 से अधिक है। इसलिए दुनिया के जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में भी यदि देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से तो उसकी जीडीपी काफी ऊपर है। उसकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से इसका मूल्यांकन किया जाए तो फिर भी युद्ध में यदि बहुत अधिक व्यय होता है और ये युद्ध यदि लंबे समय तक खिंचता है, और जो मदारी हैं इस युद्ध के यही चाहेंगे कि ये युद्ध लंबे समय तक खींचे, तो इजराइल की अर्थव्यवस्था भी इससे तबाह होगी। लेकिन इजराइल केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए ही इस युद्ध को नहीं जीतना चाहेगा, बल्कि इजराइल इस युद्ध को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी जीतना चाहेगा। इसलिए इजराइल के लिए भी यह युद्ध वास्तव में आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वह है सामरिक अस्त्र शस्त्रों का निर्यात, उसकी बिक्री। यदि इजराइल अपने युद्ध में स्वयं ही पराजित हो जाएगा तो यह इजराइल के सैन्य क्षमता और उसके सामरिक अस्त्र शस्त्रों की विफलता के रूप में भी पूरी दुनिया में देखा जाएगा। आज इजराइल पूरी दुनिया को अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति क्यों करता है? क्योंकि दुनिया के देश ये देखते हैं कि एक छोटा सा देश इतने अधिक इस्लामिक देशों से घिरे होने के बावजूद और उनकी शत्रुता के बावजूद भी अपनी इसी सामरिक और सैन्य शक्ति की दम पर अपने अस्तित्व को शान के साथ कायम रखे हुए है। तो वो जब अपनी रक्षा के लिए इतना सक्षम है, ऐसे उपकरणों से, ऐसे अस्त्र शस्त्रों से लैस है, तो इसका मतलब कि उसके अस्त्र शस्त्र उपकरण अन्य देशों के लिए भी कारगर हैं, प्रभावी हैं। इसलिए दुनिया भर के देश उससे इस प्रकार के हथियारों की, अस्त्र शस्त्रों की खरीदारी करने में रुचि रखते हैं।
यदि इजराइल इस युद्ध में एक बार पुनः विजयी होकर के उभरता है तो इजराइल की यह जो छवि है विश्व स्तर पर वह और मजबूत हो जाएगी। इससे एक सामरिक शक्ति के रूप में उसकी छवि और प्रबल होगी और उसके अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद इत्यादि विभिन्न उपकरणों की मांग दुनिया में और भी अधिक बढ़ेगी। उससे इजरायली अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। और यदि इसका विपरीत इजराइल को इस युद्ध में यदि पराजय का सामना करना पड़ेगा तो जो इजराइल के अस्तित्व के ऊपर ही संकट होगा ये, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की अर्थव्यवस्था पर इसका तत्कालिक प्रभाव होगा, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि अरे इजराइल के अस्त्र शस्त्र उतने कारगर नहीं है, नहीं तो अपनी रक्षा नहीं कर लेता। तो उसका जो हथियारों का निर्यात है वो निर्यात सीधे सीधे प्रभावित होगा, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए भी इजराइल इस युद्ध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगा। लेकिन इन दोनों के ऊपर, हमास और इजराइल के ऊपर जो मदारी है वो है रूस, वो है अमेरिका, वो है ईरान। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यदि इजराइल में आते हैं तो इजराइल के साथ सहानुभूति जताते हैं, और यदि इजराइल से जब चले जाते हैं तो विमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए गाजा पट्टी के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हैं। अर्थात स्टैंड बदलता रहता है, रुख उनका बदलता रहता है, क्योंकि उनका वास्तविक उद्देश्य न तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना है, ना ही इस क्षेत्र में इजराइल की मदद करना है, बल्कि इस क्षेत्र में तनाव को बनाए रखना है ताकि उसकी पूंछ बनी रहे, उसके अस्त्र शस्त्र हथियारों के जो खरीदार हैं, खरीदार अमेरिका को मिलते रहें। और इसी उद्देश्य से इस पूरे विवाद में पुतिन भी कूद पड़े हैं और ईरान तो इसमें पहले से ही शामिल है। तो हम यही कह सकते हैं कि वास्तव में यह जो संघर्ष है यह मदारी के नाच की तरह से है, और हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल या अन्य इस क्षेत्र के जो देश हैं वास्तव में वह बंदर की तरह से हैं, और मूल रूप से इस क्षेत्र के बाहर के जो देश हैं जो पूरे दुनिया की महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वे देश मदारी की भूमिका निभा रहे हैं। दुर्भाग्यवश पूरे देश की जो पूरे दुनिया की जो जनता है, जो लोग हैं, उसमें से बहुत से लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और इसको धार्मिक मुद्दे के रूप में देखते हैं, और धार्मिक आधार पर वो लोग जो है गोलबंद हो रहे हैं, मानो पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है। हकीकत ऐसा नहीं है। धन्यवाद।